जिस लड़की को पूरी दुनिया नहीं तोड़ पाई, उसे सिर्फ एक इंसान की खामोशी ने बिखेर दिया। लेकिन अब वेदांश एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से गुजारिश है, यदि यह कहानी आप सभी को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 51। हॉल के दरवाजे पर तेज कदमों की आहट गूंजी। अगले ही पल शिव अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मन्नत पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसने मन्नत को पहले भी कई मुश्किल हालात में देखा था, लेकिन इस तरह कभी नहीं। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जमीन पर घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथों से अपने बाल नोच रही थी। आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी टूटी हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। मुझे वी से दूर नहीं जाना, मुझे अपने वी के पास जाना है। लूना उसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन इस समय मन्नत किसी की आवाज़ सुनने की हालत में ही नहीं थी। लूना ने घबराकर शिव की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शिव बाबू, प्लीज़ अभी इसी वक्त किंग को बुलाइए। मनु को मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। उसकी आवाज़ कांप गई। इनके अंदर का डर अब पूरी तरह इन पर हावी हो चुका है। अगर किंग अभी नहीं आए तो इनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। एक डॉक्टर होने के बावजूद आज पहली बार लूना खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। मन्नत की मानसिक हालत अब उसकी समझ से बाहर जा चुकी थी। वहीं शिव का कलेजा बुरी तरह कांप उठा। उसने बिना एक पल गवाए जेब से मोबाइल निकाला और वेदांश का नंबर डायल करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां वहीं रुक गई। उससे याद आया, नकाब पोशों से हुई भिड़ंत के दौरान किंग का मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था। डैम इट! झुंझुलाहट में उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। हर गुजरता सेकेंड उसे किसी सजा जैसा महसूस हो रहा था। वहीं मन्नत की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। वह रोते रोते खुद को ही नाखूनों से जख्मी करने लगी। लूना ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने ही डर की दुनिया में खो चुकी थी। शिव ने गहरी सांस ली, फिर दृढ़ आवाज में बोला, लूना, मैं अभी राठौर मेंशन जा रहा हूँ। किंग के अलावा इस वक्त इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। लूना ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट गई। प्लीज़ जल्दी जाइए। मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक संभाल पाऊंगी। इनका पैनिक अटैक हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। शिव ने आखिरी बार मन्नत की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से फार्म हाउस से बाहर भागा और कुछ ही सेकंड बाद उसकी कार धूल उड़ाती हुई राठौर मेंशन की तरफ निकल चुकी थी। पीछे पूरा फार्म हाउस सिर्फ मन्नत की टूटी हुई चीखों से गूंज रहा था। वहीं राठौर मेंशन, दवाइयों के असर से संध्या जी की आंख लग चुकी थी। बरसों बाद उनके चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। आयुष उनका एक हाथ थामे चुपचाप बैठा था, जबकि दूसरा हाथ वेदांश की हथेली में था। कमरे में पहली बार एक गहरी शांति पसरी हुई थी, लेकिन अचानक वेदांश की सांसें हल्की सी अटक गई। बिना किसी वजह के उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठी। दिल की धड़कनें अनियंत्रित होकर तेज होने लगी, मानो कोई अनदेखा खतरा उसे पुकार रहा हो। उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसकी पलकों के पीछे सिर्फ एक चेहरा उभर आया, मन्नत। उसकी डरी हुई आंखें, कांपता हुआ चेहरा और दर्द से भरी आवाज़। वेदांश ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी भौवें गहरी सिकुड़ गई। दिल अब पहले से भी ज़्यादा जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मन्नत किसी गहरी मुसीबत में हो। उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, वह वहाँ नहीं थी। वेदांश का सीना और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत आयुष की तरफ देखा। छोटे, मॉम का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। आयुष ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हैं? वेदांश ने बस एक पल उसे देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मॉम को संभाल लोगे। इतना कहकर वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। वह लगभग दौड़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचा। दरअसल संध्या जी के होश में आने, आयुष के लौटने और अचानक हुए घटनाक्रम में वेदांश पूरी तरह उलझ गया था। फिर भी ऐसा नहीं था कि उसने एक पल के लिए भी मन्नत को भुला दिया हो। उसे पूरा यकीन था कि संध्या जी का सामना करने से बचने के लिए मन्नत शायद चुपचाप अपने कमरे में चली गई होगी। वह जानता था कि इतने वर्षों का दर्द एक पल में खत्म नहीं हो सकता है। उसने मन ही मन खुद से कहा, इतनी देर हो गई, मैं एक बार भी जाकर उन्हें देख नहीं पाया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह यह मानकर बैठा रहा कि मन्नत अपने कमरे में होगी, जबकि उसने अपनी आंखों से एक बार भी यह देखा ही नहीं। सबसे पहले उसने कमरा देखा, खाली। उसका दिल अब और जोरों से धड़कने लगा। वह सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे हॉल में पहुंचा। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसकी बेचैनी डर में बदल चुकी थी। वह लगभग दौड़ते हुए राठौर मेंशन के मुख्य दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसी समय एक कार चीखती हुई ब्रेक लगाकर उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। शिव लगभग भागते हुए बाहर निकला। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरे पर साफ घबराहट थी। वेदांश ने उसकी हालत देखते हुए पूछा, शिव, इस वक्त यहाँ? शिव ने बिना एक पल गवाए कांपती आवाज में कहा, किंग, जल्दी चलिए, क्वीन की हालत बहुत खराब है। बस इतना सुनना था। वेदांश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कता हुआ दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, न यह पूछा कि क्या हुआ, न यह कि कैसे हुआ। वो सीधे कार में जाकर बैठ गया। अगले ही पल शिव ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया और कार हवा को चीरती हुई फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़ी। रात का काला अंधेरा कब का छट चुका था। सुबह की सुनहरी किरणें फार्म हाउस की बड़ी बड़ी खिड़कियों से भीतर उतरकर हर कोने को रोशन कर रही थी, लेकिन उस रोशनी का एक भी कतरा मन्नत तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह अभी अपने ही अंधेरे में कैद थी। उसकी टूटी हुई सिसकियां पूरे हॉल में गूंज रही थी। इतना रो लेने के बाद भी उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उसके दिल में दबा हर दर्द आज एक साथ बाहर निकल आया हो। उसी समय फार्म हाउस के बाहर एक कार चीखती हुई ब्रेक के साथ आकर रुकी। दरवाजा खुलते ही वेदांश लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसके कदमों में ऐसी बेचैनी थी मानो हर गुजरता सेकेंड उसकी सांसें छीन रहा हो। वह बिना एक पल रुके सीधे हॉल की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने हॉल के अंदर कदम रखा, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी सांस सीने में ही अटक गई। आंखें अविश्वास से फैल गई। उसके सामने उसकी जान पूरी तरह टूटी हुई फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा लगातार रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। आंखें इतनी सूज चुकी थी कि मुश्किल से खुल रही थी। बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। अपनी ही उंगलियों और नाखूनों से खुद को नोच लेने की वजह से उसकी गर्दन, कलाइयों और बाजुओं पर गहरे लाल निशान उभर आए थे। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, मानो वो खुद से ही लड़ रही हो, और हर सांस के साथ उसके होठों से सिर्फ एक ही नाम टूटकर निकल रहा था, वी, मुझे छोड़कर मत जाइए। यह नज़ारा देखते ही वेदांश का कलेजा जैसे किसी ने बेरहमी से मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आंखों में उतर आई ठंडक पल भर में दर्द में बदल गई। कुछ क्षणों के लिए माफिया वर्ल्ड का वह नीडर किंग पूरी तरह असहाय हो गया। उसकी आवाज़ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह बस अपनी मन्नत को देखता रह गया, जिसे वह दुनिया की हर तकलीफ से बचाने का वादा कर चुका था, और आज वह उसी के सामने पूरी तरह बिखर चुकी थी। पासी खड़ी लूना की आंखें भी आंसुओं से भरी थी। उसने धीमे से वेदांश की तरफ देखा। उसके होठ हिले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ कोई सफाई, कोई तसल्ली और कोई शब्द दर्द को कम नहीं कर सकते। उस पल मन्नत की हालत ही सब कुछ बयान कर रही थी। अगले ही पल वेदांश ने खुद को संभाला और तेजी से मन्नत की ओर बढ़ा। उसने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में भर लिया, ऐसे जैसे वह अपनी पूरी दुनिया को टूटने से बचा रहा हो। जैसे ही मन्नत ने वेदांश के एहसास को महसूस किया, वह पूरी तरह बिखर गई। उसने वेदांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और फुट फुट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर
काँप रहा था। वह रोते रोते बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, आप मुझसे दूर चले जाएंगे नवी। मन्नत की टूटी हुई आवाज़ सीधे वेदांश के दिल में उतर गई। उसने कांपते हुए फिर कहा, अगर संध्या माँ ने आपसे मुझे छोड़ने के लिए कह दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? जैसे ही मन्नत के होठों से संध्या जी का नाम निकला, वेदांश सब समझ गया। अब उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। वह समझ चुका था मन्नत किस डर से टूट चुकी है, वह डर जिसने उसके भीतर की सारी हिम्मत छीन ली थी। वेदांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने मन्नत को और भी मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, मानो वह उसे पूरी दुनिया से छिपा लेना चाहता हो। उसकी मुठियां कस चुकी थी, जबड़ा बुरी तरह भींचा हुआ था, आंखों के कोनों में नमी उतर आई थी, लेकिन वह खुद को टूटने नहीं दे सकता था। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं यही हूँ बच्चा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मन्नत अब उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी। उसकी सिसकियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। उसका कांपता हुआ शरीर अचानक ढीला पड़ने लगा। वेदांश की भवें सिकुड़ गई। उसने तुरंत मन्नत का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। जान बच्चा, मेरी तरफ देखिए, कोई जवाब दीजिए। मन्नत की पलकों ने धीरे धीरे अपनी हरकत बंद कर दी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर निढाल होकर वेदांश की बाहों में बेहोश हो गया। जान! वेदांश की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। पास खड़े शिव और लूना भी घबरा गए। लूना तुरंत आगे बढ़ी और मन्नत की नब्ज देखने लगी। वेदांश की सांसें तेज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। तभी उसकी भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, जेठ तैयार करो, अभी इसी वक्त। शिव और लूना ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। वो समझ नहीं पाए कि किंग क्या करने वाले हैं, लेकिन किंग का आदेश सवालों से ऊपर होता है। दोनों बिना एक शब्द बोले तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों बाद फार्म हाउस के हेलीपैड पर जेट उतर चुका था। वेदांश अब भी मन्नत को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। उसने एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया, मानो अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो उसकी पूरी दुनिया उसे छीन जाएगी। वह सीधे जेट के अंदर गया और सीट पर बैठने के बाद भी मन्नत को अपनी बाहों में ही समेटे रखा। मन्नत का सिर अब भी वेदांश के सीने पर टिका हुआ था और वेदांश का हाथ लगातार उसके बालों पर फिर रहा था। उसकी नज़रें बस मन्नत के चेहरे पर थी। कुछ पल बाद मेडिकल सेटअप पूरी तरह तैयार था। जेट के अंदर बने प्राइवेट मेडिकल रूम में हर जरूरी मशीन पहले से ऑन की जा चुकी थी। लूना धीरे धीरे वेदांश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। किंग, हमें क्वीन का चेकअप करना होगा। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी बेहोश मन्नत को अपनी बाहों में वैसे ही थामे बैठा था, मानो अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो वह फिर उससे दूर चली जाएगी। लूना की आंखें नम हो गई। उसने खुद को संभालते हुए फिर कहा, प्लीज़ किंग, हमें इनका पल्स, बीपी और बाकी वाइटल्स चेक करने होंगे। कुछ पल तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर वेदांश ने धीरे से अपनी नज़र लूना पर उठाई। बिना कुछ कहे वह उठा और बेहद सावधानी से मन्नत को मेडिकल बेड पर लिटा दिया। उसने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। लूना और मेडिकल टीम तुरंत अपने काम में लग गए। पूरा मेडिकल चेकअप शुरू हो गया, लेकिन वेदांश वहीं सामने रखे सोफे पर बैठा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मन्नत के चेहरे से नहीं हट रही थी। कुछ देर बाद लूना सारी रिपोर्ट लेकर धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी भी आंखें नम थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, किंग, जिस तरह का पैनिक अटैक क्वीन को आया है उसकी वजह सिर्फ एक है। वेदांश की नज़रें अब भी मन्नत के चेहरे पर टिकी थी। लूना ने आगे कहना शुरू किया, उनका सबसे बड़ा डर एक बार फिर पूरी तरह ट्रिगर हो गया है। हम सब जानते हैं कि उनके दिमाग में अब भी वो वायरस का असर मौजूद है। हाँ, दवाइयों की वजह से वो दब चुका था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और जब तक वह उनके शरीर में रहेगा, उनका दिमाग किसी भी गहरे सदमे या डर को सामान्य इंसान से कई गुना ज़्यादा महसूस करेगा। उसने रिपोर्ट बंद कर दी। इस बार संध्या मैम का होश में आना, आयुष का उनसे नफरत करना, मिस्टर एक्स की चालें, और वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसने वेदांश की तरफ देखा। सबसे ज़्यादा आपका उन्हें इग्नोर करना। यह सुनते ही वेदांश की मुठ्ठियाँ धीरे धीरे कसने लगी। जबरा बुरी तरह भिज गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। इन सब ने मिलकर
उनके सबसे बड़े डर को जगा दिया। उन्हें लगा जिस बात से वह सालों से डरती थी वही सच होने जा रहा है। वह फिर से आपसे दूर हो जाएंगी, आपको खो देंगी। लूना की आवाज़ भरा गई। मैं जानती हूँ किंग, आप उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। वो हमारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन क्वीन को यह नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ इतना महसूस किया कि जिस इंसान पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिस इंसान को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, वही उनसे दूर होता जा रहा है। आपकी उस झूठी नाराज़गी ने उन्हें अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया किंग। लूना की आंखों से आंसू निकल पड़े। किंग, आज पहली बार मैंने क्वीन को खुद से हारते हुए देखा है और यकीन मानिए यह दृश्य मुझे एक डॉक्टर से ज़्यादा इंसान होने के नाते डरा गया। प्लीज़ किंग, इन्हें संभाल लीजिए, वरना शायद हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। यह सुनते ही वेदांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं लूना चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज़ थी, एक बेहोश मन्नत और दूसरा उसके सिरहाने बैठा वेदांश। वेदांश धीरे धीरे उठकर बेड के पास आया और उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर टिक गई। लगातार रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। सूजी हुई पलकों के नीचे सूखे आंसुओं के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखते ही वेदांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बंद पलकों के पीछे जैसे हर वह पल लौट आया जब उसने जानबूझकर मन्नत से दूरी बनाई थी। अगले ही पल उसकी बंद आंखों से दो आंसू निकलकर चुपचाप उसके गालों पर बह गए। उसका जबड़ा अब भी बुरी तरह भिंचा हुआ था। वह अपने भीतर उठ रहे दर्द को रोकना चाहता था, लेकिन आज किंग हार गया था। उसने बेहद सावधानी से मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसके होठ कांपे। आई एम सॉरी जान। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। मैं नहीं जानता था कि मेरी बनाई हुई यह दूरी आपको इतना तोड़ देगी। उसने आंखें बंद कर ली। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था। मैं तो बस आयुष का भरोसा वापस जीतना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे यकीन हो जाए कि मेरे लिए सबसे पहले वही है, ताकि वह बिना किसी शक के राठौर मेंशन लौट आए। क्योंकि मैं जानता था वह आपसे नफरत करता है और जब तक उसका मन शांत नहीं हो जाता मैं उसे यह नहीं दिखा सकता था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ आप हैं। उसकी आवाज़ भर आ गई। लेकिन मैं यह भूल गया। उसे संभालने की कोशिश में मैं आपको तोड़ रहा था। उसने अपना माथा मन्नत के सिर से टिका दिया। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने कैसे सोच लिया कि मैं बाद में आपको संभाल लूँगा? मैं जानता था मॉम के होश में आने के बाद सबसे ज़्यादा दर्द आपको होगा। फिर भी मैं यह कैसे भूल गया कि जिस लड़की ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ नफरत, ताने और दर्द देखे हों, वो सिर्फ 2 दिनों की ट्रेनिंग से इतनी मजबूत नहीं बन सकती कि हर जख्म सह जाए। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दीजिए जान। ये कहते ही उसके आंसू फिर बह निकले। कुछ देर तक वह बस मन्नत को अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। फिर उसने बहुत सावधानी से उसे वापस बेड पर लिटा दिया। उसकी नज़र मन्नत की गर्दन, कलाइयों और बाजुओं पर पड़े उन लाल निशानों पर गई जो उसने खुद अपने नाखूनों से बना लिए थे। उसे देखते ही उसका दिल जैसे चिढ़ गया। उसने कांपते हाथों से मेडिकेटेड क्रीम उठाई और एक एक निशान पर बेहद नरमी से लगाने लगा, मानो उसे डर हो कि कहीं हल्का सा स्पर्श भी उसे दर्द ना दे दे। क्रीम लगाने के बाद कुछ पल तक वह उन जख्मों को देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के सारे भाव बदलने लगे। आंखों में तैर रहे आंसू एक एक करके गायब हो गए। उनकी जगह उतर आई बर्फ जैसी ठंडी खामोशी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसके भीतर का प्रेमी धीरे धीरे फिर से किंग में बदल रहा हो। और इस बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब होगी तबाही। वही राठौर मेंशन के हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर पहले तक जहां खुशियों के आंसू थे, अब वहां एक अनकहा भारीपन था। आयुष चुपचाप सोफे पर बैठा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। ओम जी और सावित्री जी उसके दोनों तरफ बैठे थे, जैसे 3 साल बाद लौटे अपने बच्चे को फिर से आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते हो। तभी सहानी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
कुछ पल वह बस अपने भाई को देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आई। भाई, आयुष ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल सहानी उसके गले लग गई। कहाँ थे आप? पूरे 3 साल। अपने ही घर लौटने में आपको 3 साल लग गए। उसकी आवाज़ शिकायत से ज़्यादा दर्द से भरी हुई थी। आयुष के होठ खुले लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। वो क्या बताता कि इन 3 सालों में उसने खुद को भी खो दिया था। तभी ओम जी ने प्यार से सहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, अभी इन बातों का समय नहीं है। हमारा बच्चा घर लौटाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने मुस्कुराकर संध्या जी के कमरे की तरफ देखा। और हमारी बेटी संध्या भी हमें वापस मिल गई। अब इस घर में फिर से खुशियाँ लौटेंगी। आखिर राठौर परिवार का चिराग वापस आ गया। नूतन जी के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान थी। लेकिन अगर वहाँ कोई एक इंसान था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था तो वह था अंगद राठौर। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन उसके सारे सपने बिखरते जा रहे थे। डोमिनियन एंटरप्राइजेस पर राज करने की जो उम्मीद उसने पाल रखी थी वह आयुष के लौटते ही लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय अचानक नूतन जी की भवें सिकुड़ गई। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। अरे, सालू कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। जैसे ही सालू का नाम लिया गया, आयुष की आंखों में हलचल हुई। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। तभी सहानी बोली, मॉम, मुझे नहीं पता, वो हमारे साथ पार्टी में भी नहीं गई थी और उसके बाद से मैंने भी उन्हें नहीं देखा। संध्या जी के होश में आने और आयुष के लौट आने की खुशी में किसी का ध्यान सालू की तरफ ही नहीं गया था। आयुष गहरी सोच में डूब गया। कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते फ्लैट तो नहीं चली गई, या उसे अब तक पता चल गया हुआ कि मैं राठौर मेंशन वापस आ चुका हूँ। और अगर ऐसा है तो क्या उसने मिस्टर एक्स को भी सब बता दिया होगा? यह ख्याल आते ही उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। क्या भाई को उसके बारे में बता दूं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, पहले मुझे सालू से बात करनी होगी। हो सकता है मेरी ही तरह वो भी मिस्टर एक्स के झूठे और चालों की शिकार हुई हो। अगर मेरे लिए दूसरा मौका हो सकता है तो उसके लिए भी होना चाहिए। उसने चुपके से पूरे हॉल में नजरें दौड़ाई। फिर उसका ध्यान वेदांश पर गया। लेकिन भाई, वह कहाँ है? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वहीं दूसरी ओर एक सुनसान कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आईने के सामने वही नकाबपोश खड़ा था जिसने कुछ देर पहले वेदांश और आयुष पर गोली चलाई थी। उसकी सांसें तेज थी लेकिन आंखें पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उन आंखों में हार का गुस्सा था, नफरत थी और एक ऐसा जहर जो किसी भी पल फट सकता था। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ रखा और अगले ही पल उसने चेहरे से नकाब उतारना शुरू किया। जैसे जैसे नकाब नीचे गिर रहा था वैसे वैसे आईने में उभरता चेहरा सब कुछ बदल देने वाला था। कुछ ही सेकेंड बाद आईने के सामने राव खड़ा था। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना हाथ चेहरे पर रखा। इस बार उसने अपने चेहरे की बेहद पतली सिलिकॉन स्किन को उंगलियों से पकड़कर धीरे धीरे खींचना शुरू किया। वह नकली त्वचा चेहरे से ऐसे उतर रही थी जैसे कोई अपनी असली पहचान कैद से आज़ाद कर रहा हो। कुछ ही पलों बाद राव का चेहरा भी गायब हो चुका था और आईने में जो असली चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता वह सालू थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत जल रही थी। चेहरा गुस्से से कांप रहा था, सांसें बेकाबू थी। अचानक वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने पूरी ताकत से अपना मुक्का आईने पर दे मारा। धड़ाम, शीशा चटक गया। उसकी हथेली से खून बहने लगे लेकिन उसे उस दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। कैसे कैसे बच गया आयुष? इतना परफेक्ट प्लान था, फिर भी सब बर्बाद हो गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए चीखकर बोली, अब मिस्टर एक्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वह तो मुझे जिंदा दफना देगा। उसकी सांसें तेज होती चली गई और तभी उसकी आंखों के सामने एक एक करके बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगी। 3 साल पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर को धमकाकर नकली रिपोर्ट तैयार कराने वाली सालू ही थी। वैभव के साथ मिलकर वह पूरी साजिश रचने वाली सालू ही थी। मंदिर में मन्नत को वायरस वाला इंजेक्शन लगाने वाली सालू ही थी। उसकी पेमेंट लेने वाली सालू ही थी। और वेदांश के ऑफिस में राव बनकर मन्नत को डराने वाली वो भी सालू ही थी। अंगद से मिलने वाली और राव की
बहन भी वही थी। उसने बेचैनी से कमरे में चहलकदमी शुरू कर दी। कहीं कहीं आयुष ने मेरे बारे में वेदांश को सब कुछ बता दिया तो? उसका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। नहीं, फिर तो मैं राठौर मेंशन में कदम भी नहीं रख पाऊंगी। उसने झुंझुलाकर मुठियां भींच ली। आयुष का राठौर मेंशन लौटना मतलब हमारा प्लान फेल हो जाना। और अगर मिस्टर एक्स तक यह खबर पहुंच गई, यह सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग में कोई बात कौंधी, वह अचानक रुक गई। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में सोच की एक नई लकीर उभर आई। नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस्टर एक्स यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई, क्योंकि इस बार होटल के वॉशरूम में मन्नत के साथ मैं नहीं थी, यानी वहाँ कोई और था, और वह सिर्फ मिस्टर एक्स ही हो सकते हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर वह खुद से बुदबुदाई, आखिर मिस्टर एक्स कौन है? आज तक मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा, ना उनकी असली पहचान जानती हूँ, न यह कि आखिर दिखते कैसे हैं। फिर भी उनके एक इशारे पर मैं सालों से काम करती आ रही हूँ। उसकी आंखों में पहली बार दर्द साफ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उनकी वजह से मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। ना मैं मन्नत को मार पाई और ना ही वह मन्नत को अपने साथ ले जा पाए। उसने गुस्से में सामने रखा फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। क्षण सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इस आयुष ने आखिरी वक्त पर अपना मन बदलकर पूरा खेल ही पलट दिया। वह तेज तेज सांसें लेने लगी, फिर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और खुद को जबरन शांत करने लगी। नहीं, मुझे इस वक्त हाइपर नहीं होना है। सोचना होगा, बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाना होगा। सालू ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जहर भरा गुस्सा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, गोली आयुष पर नहीं, मन्नत पर चलनी चाहिए थी। उसी पल उसे हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा देना चाहिए था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मिस्टर एक्स की वजह से अब तक मैं ऐसा नहीं कर पाई। हर बार उन्होंने मुझे रोक दिया, मगर अब नहीं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। अब मन्नत जिंदा नहीं बचेगी। उसके बाद मिस्टर एक्स को क्या जवाब देना है, यह मैं बाद में सोच लूंगी। कुछ पल तक वो खामोश खड़ी रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वैसे एक बात अभी भी मेरे पक्ष में है। वह धीरे धीरे आईने के करीब आई। आयुष को मेरा असली चेहरा नहीं पता। उसे नहीं मालूम कि वैभव के साथ मिलकर बम ब्लास्ट कराने वाली मैं ही थी। उसे यह भी नहीं पता कि पिछले 3 सालों से मन्नत के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कितना बड़ा हाथ है। उसने हल्की हंसी। उसे तो आज भी यही लगता है कि मैं भी उसकी तरह मिस्टर एक्स के जाल में फंसी हुई एक बेबस लड़की हूँ। उसकी आंखें सिकुड़ गई, और शायद उसने अभी तक वेदांश को मेरे बारे में कुछ ना बताया हो। तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक आखिरी मौका है। यह सोचते ही उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली। अंदर रखा एक छोटा सा बॉक्स उसने सावधानी से बाहर निकाला। बॉक्स खुलते ही उसकी नज़र सीधे मन्नत के पेंडेंट पर जाकर टिक गई। उसने पेंडेंट को उंगलियों में उठाया। कुछ पल तक उससे घुरती रही, फिर धीरे धीरे उसकी मुट्ठी उस पेंडेंट पर कसने लगी। 3 साल पहले जब मैं पहली बार राठौर मेंशन आई थी, मकसद सिर्फ एक था, वेदांश के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी हर चाल, उसका हर प्लान पता लगाना, उसके करीब जाकर उस पर नज़र रखना। सोचा था मन्नत को उसकी ज़िंदगी से हटाकर उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। उसने एक कड़वी हंसी, लेकिन खेल अचानक बदल गया। वेदांश ही गायब हो गया, और मुझे मिस्टर एक्स के कहने पर पूरे 3 साल राठौर मेंशन में रहकर सही मौके का इंतज़ार करना पड़ा। उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई। मुझे उस बूढ़ी औरत संध्या की सेवा तक करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि आयुष की नज़रों में मैं एक अच्छी, बेबस और भरोसेमंद लड़की बनी रहूं। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आयुष को मुझ पर भरोसा रहेगा तब तक वो हमारे इशारों पर चलता रहेगा। और यही तो मिस्टर एक्स की सबसे बड़ी चाल थी। सालू की आंखों में नफरत की आग और भड़क उठी। वरना आयुष को मैं उस बम ब्लास्ट से कभी जिंदा नहीं निकलने देती। उसने दांत भींच लिए। उससे भी अधिराज राठौर के साथ उसी धमाके में मर जाना चाहिए था। उसकी मुठियाँ कस गई, लेकिन मिस्टर एक्स के आदेश की वजह से और वैभव की जिद पर मुझे उससे बचाना पड़ा, क्योंकि मिस्टर एक्स उसे जिंदा रखना चाहते थे। वह आयुष को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे।
वह कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर उसकी आंखों में पुरानी नफरत लौट आई। वरना मैंने तो पहले ही तय कर लिया था, भाई के बदले भाई। जिस तरह मेरे भाई को बम ब्लास्ट में वेदांश ने उड़ाया था, उसी तरह मैं भी अधिराज राठौर के साथ आयुष को हमेशा के लिए मिटा देने वाली थी। इतना कहते कहते वह अचानक चुप हो गई। फिर उसने धीरे धीरे आईने में खुद को देखा। उसकी उंगलियां अनजाने में अपने हाथ में पकड़ी मन्नत की पेंडेंट पर फिरने लगी। अगले ही पल उसके होठों पर एक कड़वी दर्द भरी मुस्कान उभर आई। लेकिन किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है। कौन जानता था कि नफरत की इस बाजी में मैं खुद ही मोहब्बत हार बैठूंगी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। मैं वेदांश राठौर से प्यार करने लगूंगी। अगले ही पल उसकी आंखों की नमी फिर नफरत में बदल गई। लेकिन मोहब्बत कभी मकसद से बरी नहीं हो सकती। उसने पेंडेंट को और कसकर पकड़ लिया। अगर मुझे अपना प्यार चाहिए तो मन्नत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। और अगर मुझे अपना मकसद पूरा करना है तो आयुष को अपने भरोसे में रखना होगा। एक दिन दोनों काम पूरे होंगे। मन्नत भी नहीं रहेगी और वेदांश भी सिर्फ मेरा होगा। मुझे अब कुछ न कुछ करना ही होगा। वह अगली चाल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गई। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। आईने में उसके ठीक पीछे किसी का धुंधला सा साया दिखाई दिया। उसकी सांस वहीं अटक गई। धीरे धीरे उसने पलट कर देखने की कोशिश की, लेकिन डर से उसका पूरा शरीर जैसे जड़ हो चुका था। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। तुम? पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। तभी मन्नत की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सीधे कमरे के सफ़ेद छत पर जाकर ठहर गई। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह आखिर है कहाँ। अचानक वो झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। यह ना तो राठौर मेंशन का कमरा था, ना ही उसके फार्म हाउस का। यह बिल्कुल अलग जगह थी। एक बेहद आलीशान, शांत और खूबसूरत कमरा। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं सफ़ेद पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। बैल्कनी से आती सुबह की सुनहरी धूप पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। लेकिन मन्नत का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थी। उसने घबराकर खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? यह जगह कौन सी है? उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अचानक कल की सारी बातें उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक उठी। संध्या जी, उनका होश में आना, उसका टूट जाना, वेदांश की बाहें और फिर सब कुछ धुंधला। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? उसकी सांसें और तेज हो गई। अगले ही पल उसके मन में सबसे पहला ख्याल वेदांश का आया। उसकी आंखें भर आई। क्या वे मुझे छोड़कर चले गए? क्या उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया? बस यही सोच उसके दिल में सैकड़ों कांटों की तरह चुभ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब वो खुद को और रोक नहीं पाई। वी, उसके होठों से बस यही नाम निकला। लेकिन पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई जवाब नहीं। मन्नत ने कांपते हुए अपने पैर बिस्तर से नीचे रखे। धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कदम अब भी लड़खड़ा रहे थे। दिल में हजारों सवाल, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ और आंखों में सिर्फ एक ही तलाश, वेदांश। वह धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और सावधानी से गलियारों की तरफ बढ़ने लगी। वह जैसे ही हॉल में आई, पूरा हॉल बेहद आलीशान, शांत और सुकून देने वाला था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से आती हल्की धूप पूरे हॉल में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। लेकिन उस खूबसूरती के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंखों में डर उतरने लगा। तभी अचानक किसी दिशा से बर्तनों के टकराने की हल्की सी आवाज आई। छन। आवाज सुनते ही मन्नत के कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सावधानी से इधर उधर देखा। तभी एक कोने में रखी हॉकी स्टिक उसकी नजर में आ गई। वह धीरे धीरे वहां पहुंची, कांपते हाथों से हॉकी स्टिक उठाई और उसकी पकड़ मजबूत कर ली। फिर बेहद
सावधानी से दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ ही कदम आगे उसे एक मॉडर्न किचन दिखाई दिया। किचन स्लैब के सामने कोई शख्स उसकी तरफ पीठ किए पूरी तसल्ली से कुछ बना रहा था। मन्नत ने उसकी पीठ को गौर से देखा और अगले ही पल उसके हाथों से हॉकी स्टिक फिसलकर जमीन पर गिर गई। ठक, उसकी आंखें फैल गई। उसके कांपते होठों से बस एक ही शब्द निकला, वी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी निकली। एक पल में उसके चेहरे का सारा डर, सारी घबराहट, सारी बेचैनी जैसे पिघल गई। आवाज सुनते ही सामने खड़ा शख्स पलटा। वह वेदांश था। उसे सामने खड़ा देखकर वेदांश की आंखों में भी सुकून उतर आया। वह इस समय बिल्कुल अलग लग रहा था। साधारण टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहने हुए, दोनों हाथों पर आटा लगा हुआ था, मानो माफिया वर्ल्ड का किंग नहीं बल्कि अपनी दुनिया के लिए खाना बनाने वाला एक आम इंसान हो। मन्नत खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और अगले ही पल उसके सीने से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर नहीं गए? उसकी आवाज रोने और मुस्कुराने के बीच कहीं अटक गई। वेदांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हालांकि उसके हाथ पर आटा लगा था, इसलिए उसने बहुत सावधानी से उसे थामा। मन्नत कई पल तक वैसे ही उसके सीने से लगी रही। उसका पूरा शरीर अब भी कांप रहा था। वेदांश उसकी हर कांपती सांस महसूस कर पा रहा था। यह सिर्फ डर नहीं था, यह उसे खो देने का भय था। फिर उसके बालों पर हल्का सा होठ रखकर बोला, उठ गई। मन्नत धीरे से उससे अलग हुई। कुछ पल तक बस उसका चेहरा देखती रही, मानो यकीन कर रही हो कि वह सचमुच उसके सामने ही है। फिर धीरे से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मतलब हम यहाँ कैसे आए? हम कहाँ हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हम तो फार्म हाउस में थे ना? मैं तो बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ कांपने लगी। लेकिन तभी वेदांश ने बेहद प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। बिल्कुल चुप। ना आपको कुछ कहना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना कोई सफाई देनी है। फिर वेदांश ने धीरे से मन्नत को उठाकर किचन स्लैब पर बैठा दिया। मन्नत बस टिमटिमाती आंखों से उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वेदांश की आंखों में ऐसा सुकून था कि उसने खुद को रोक लिया। वेदांश उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ स्लैब के किनारों पर रख दिया, जिससे मन्नत पूरी तरह उसकी नज़रों के घेरे में आ गई। उसकी आंखें सीधे मन्नत की आंखों में थी। हम कहाँ हैं, क्यों हैं, ये सब जानने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए, हम वहाँ हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों का होना ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसने बिना पलक झपकाए मन्नत को देखा। जो होना था हो चुका, जो बीत गया वह बीत गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। और सबसे पहले अपने दिमाग में वो सारी बेवकूफ़ियाँ वाली बातें निकाल दीजिए। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़ दूंगा? मन्नत की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, और आपकी नाराज़गी की वजह भी मैं जानती थी। लेकिन मुझे डर लगने लगा था कि कहीं आप इस बात से और नाराज़ ना हो गए हो कि मैंने आयुष से कहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगी। उसने तुरंत सिर हिलाया। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली थी भी। मैंने उससे झूठ कहा था ताकि मुझे थोड़ा समय मिल जाए। मुझे पूरा यकीन था अगर वह मुझे कहीं भी ले जाएगा तो आप मुझे ढूंढ ही लेंगे, और फिर मैं आपको सब सच बता दूंगी। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उसकी आंखें फिर भर आई। मैं सच में बहुत डर गई थी। और फिर संध्या माँ। संध्या जी का नाम आते ही उसने घबराकर पूछा, आपको तो इस वक्त संध्या माँ के पास होना चाहिए था भी। वेदांश ने फिर उसी गंभीर आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना, यहाँ सिर्फ मैं और आप हैं, तो बात भी सिर्फ हमारी होगी, किसी और की नहीं। वह कुछ पल रुका, फिर बेहद नरम लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोला, और एक बात हमेशा याद रखिए, मैं आपसे नाराज़ हो सकता हूँ लेकिन आपसे दूर कभी नहीं। उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई। वैसे भी अब मेरे पास नाराज़ होने की कोई वजह बची ही नहीं। उसने मन्नत के चेहरे को देखते हुए धीमे से कहा, पता है आपको उस हालत में देखकर मैं कितना डर गया था। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। एक पल के लिए तो लगा कि मैं अपनी ही जान ले लूँ। बस
आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही मन्नत ने घबरा कर अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। ऐसी बातें मत कीजिए वी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या करूं? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या करूं मैं? आपको खो सकता हूं क्या जान? जैसे ही वेदांश के होठों से शब्द निकला, मन्नत की आंखें एक पल में चमक उठी। उसकी धड़कन जैसे रुककर फिर पहले से भी तेज चलने लगी। कितने दिनों बाद उसने वेदांश के मुंह से अपने लिए जान सुना था। क्या कहा आपने? मन्नत की धड़कनें जैसे थम गई। उसकी आंखों में चमक उतर आई। एक बार फिर कहिए। वेदांश समझ गया कि उसकी जान क्या सुनना चाहती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने प्यार से मन्नत की नाक पर उंगली से हल्की सी टपकी दी और धीमे स्वर में कहा, जान। मन्नत ने तुरंत होठ फुला लिए। नहीं, एक बार और। इस बार वेदांश ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। जान। मन्नत फिर भी नहीं मानी। और कहिए। वेदांश उसके और करीब झुक गया। उसने प्यार से उसकी नाक अपनी नाक से रगड़ी और मुस्कुराते हुए लगातार कहा, जान 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 जान, मेरी जान। मन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली जैसे पूरी दुनिया की सारी खुशियां एक ही पल में उसकी झोली में आ गिरी हो। कितने दिनों बाद, कितने दर्द, कितनी दूरियां, कितने आंसू, और आज सिर्फ एक जान ने सब भर दिया था। उसने शरारत से मुंह बनाया, आराम से स्लैब पर दोनों पैर मोड़कर बैठ गई और बोली, अब पूरे दिन यही कहते रहिए, यही आपकी सजा है। वेदांश हल्के से हंसा। पूरा दिन क्यों? मैं तो पूरी जिंदगी यही कहूँगा, क्योंकि आप मेरी जान थी और हमेशा रहेंगी। इस दुनिया में आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मन्नत बस उससे देखती रह गई। उसकी आंखें फिर से भीग गई थी, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। वेदांश ने उसके गाल को हल्के से थपथपाया। चलिए, अब जल्दी से ब्रश कर लीजिए। मन्नत ने भव्य सिकुड़ ली। इतनी जल्दी क्यों? वेदांश उसकी तरफ थोड़ा और झुका। उसकी आंखों में वही शरारत थी जिससे देखकर मन्नत की धड़कनें हमेशा तेज हो जाती थी। क्योंकि उसके बाद आज हम दोनों साथ में नहाने जाने वाले हैं। एक पल के लिए मन्नत की आंखें गोल हो गई। क्या? वेदांश ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मन्नत के गाल एक ही पल में गुलाबी हो गए। वी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वेदांश हंस पड़ा। अपनी जान के साथ नहाने में कैसी शर्म? आप बहुत बदमाश हो गए हैं। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है जान। मन्नत ने शर्माते हुए उसके सीने पर हल्की सी मुक्की मारी। तो जाइए, वेदांश ने उसकी तरफ देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसके बाद हम दोनों नाश्ता करेंगे। नाश्ता? मन्नत ने उत्सुक होकर पूछा। क्या बनाने वाले हैं? वेदांश ने गर्व से कहा, गर्मा गर्म आलू के पराठे, आपकी पसंद के। बस इतना सुनना था कि मन्नत जोर से हंस पड़ी। सच में भी आप आलू के पराठे बनाएंगे? आप तो खुद आलू के पराठे खाते भी नहीं हैं। हमेशा डाइट, प्रोटीन, हेल्दी फूड, बस यही तो आपको खाना है। वेदांश ने कंधे उचकाए। भार में जाए डाइट। अभी मुझे सिर्फ अपनी जान का ख्याल है। इन 3 सालों में जो कुछ नहीं कर पाया, अब सब करूँगा। यह सुनते ही मन्नत का चेहरा गुलाबी पड़ गया। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान खिल गई। तो फिर मुझे जल्दी से जाने दीजिए, नहीं तो मैं ब्रश भी नहीं कर पाऊंगी। वेदांश मुस्कुराया। ठीक है, जाइए। तब तक मैं सारी तैयारी करता हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, फिर अपनी जान को अपने हाथों से गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाऊंगा। मन्नत मुस्कुराते हुई मुड़ी। वह 4-5 कदम ही चली थी कि अचानक रुक गई। अगले ही पल वह पलटकर पूरी रफ्तार से दौड़ी। वेदांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही मन्नत ने उचक कर उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर दिया। थैंक यू वी। इतना कहकर वह झट से पीछे हटी। उसके चेहरे पर मासूम शरारत और खुशी एक साथ नाच रही थी। वेदांश कुछ पल उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई, आंखों में नमी उतर आई। उसने धीमे लेकिन बेहद खतरनाक प्यार भरे अंदाज में कहा, आप मुझे जानबूझकर बहका रही हैं जान। याद है ना 4 दिन की दूरी मैंने कैसे आपसे वसूली थी? तो फिर 3 साल की दूरी का पूरा हिसाब भी बाकी है। एक एक पल का वसूल करूंगा। मन्नत का चेहरा शर्म से और लाल हो गया। देख लूंगी वी। इतना कहकर वह खिलखिलाती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। पूरे घर में उसकी हंसी गूंज रही थी और वेदांश वह वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर भी बरसों बाद वैसी मुस्कान लौटी थी
जिसमें सुकून था, अपनापन था और सिर्फ अपनी जान के लिए बेशुमार मोहब्बत। मन्नत जल्दी जल्दी ब्रश करके बाहर निकली। जैसे वो हॉल में पहुंची, देखी वेदांश पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो भी किचन से बाहर आ चुका था। मन्नत ने मासूमियत से पूछा, अब कहाँ चलना है? नहाना तो वॉशरूम में ही होता है ना? वेदांश के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। सरप्राइज! इससे पहले कि मन्नत कुछ और पूछ पाती, उसने अपनी जेब से एक ब्लैक फोल्ड निकाला और बड़े प्यार से उसकी आंखों पर बांध दिया। मन्नत तुरंत बोल उठी, यह क्या कर रहे हैं वी? पहले इसे हटाइए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेदांश हल्का सा हंसा। बस 2 मिनट, फिर जो देखेंगी उसे कभी भूल नहीं पाएंगी। अगले ही पल उसने बिना कोई मौका दिए मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वी! मन्नत अन्यास उसके गले से लिपट गई। आप भी ना? वेदांश बिना कुछ बोले उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, क्या वेदांश इस बार अपना वादा निभा पाएगा? क्या मन्नत का टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा, या फिर किस्मत उनकी मोहब्बत का एक और इम्तिहान लेने वाली है? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। और आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं कि वेदांश आखिर मन्नत के साथ कैसे नहाने वाला है। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।